नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। राज्यपाल का पद, ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक एक औपचारिक पद है, एक रबर स्टैंप, या फिर ये भारतीय राजनीति का कोई छिपा हुआ पावर सेंटर है? हमारे पास भारतीय राजनीति पर कुछ बहुत ही गहरे दस्तावेज हैं जो इसी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम राज्यपाल की शक्तियों और उनकी संवैधानिक स्थिति की परतों को एक-एक करके खोल कर देखें और समझें कि इस पद की असली अहमियत क्या है। तो चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। संविधान की नजर में एक राज्यपाल असल में होता कौन है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा की जड़ है। अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संविधान साफ कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के ही हाथ में होगी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ एक लेकिन है। हाँ, और वो एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये शक्ति जो है वो औपचारिक है। असली ताकत तो चुनी हुई सरकार के पास होती है, यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास। यूं समझिए कि राज्यपाल राज्य के मुखिया तो हैं, पर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुख्यमंत्री के हाथ में ही होता है। अच्छा, तो ये जो व्यवस्था है, जहाँ एक औपचारिक प्रमुख है और एक वास्तविक, ये आई कहाँ से? क्या ये भारत का अपना आइडिया था? नहीं, असल में ये हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है। कनाडा से? जी, हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा कि राज्यों के ऊपर केंद्र का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करे कि राज्य का शासन संविधान के दायरे में ही चल रहा है। इसीलिए उन्होंने एक नियुक्त किए गए राज्यपाल का मॉडल चुना, ना कि अमेरिका की तरह चुने हुए गवर्नर का। एक मिनट में, ये आपने नोट्स में कुछ देख रही हूँ जो बड़ा दिलचस्प है। क्या ये सच है कि एक ही इंसान दो-दो राज्यों का गवर्नर हो सकता है? ये सुनने में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये काम कैसे करता है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है और ऐसा होता भी है। संविधान में इसका प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति को दो या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो फिर उनकी सैलरी का क्या होता है? ऐसे में उनकी सैलरी उतनी ही रहती है। बस राष्ट्रपति यह तय कर देते हैं कि दोनों राज्य उस सैलरी को किस अनुपात में, किस हिस्से में बांट कर देंगे। अच्छा, ये एक तरह की प्रशासनिक सुविधा के लिए है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये पद चुनावा नहीं बल्कि नियुक्त किया हुआ है, और नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। क्यों? इनके कार्यकाल के बारे में क्या ये 5 साल के लिए फिक्स होता है? देखिए, यही वो एक लाइन है जो राज्यपाल के पद को सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद भी बनाती है। आमतौर पर तो माना जाता है कि कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन संविधान कुछ और कहता है। क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि राज्यपाल की नौकरी परमानेंट नहीं है, कोई 5 साल की गारंटी नहीं है। और राष्ट्रपति से मतलब असल में केंद्र की सरकार से है। बिल्कुल। तो अगर केंद्र सरकार को उनका काम पसंद नहीं आया या राजनीतिक समीकरण बदल गए, तो उन्हें अगले ही दिन इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, बिना कोई कारण बताए? बिना कोई कारण बताए। अरे वाह! तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी वफादारी या कम से कम उनकी नौकरी की सुरक्षा राज्य की चुनी हुई सरकार के बजाय उन्हें नियुक्त करने वाली केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से केंद्र और राज्य के बीच टकराव की असली जड़ शुरू होती है। कई बार ये आरोप लगता है कि राज्यपाल राज्य के प्रमुख के तौर पर नहीं, बल्कि केंद्र के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो फिर इस इतने संवेदनशील पद के लिए योग्यताएं क्या रखी गई हैं? मतलब कौन बन सकता है राज्यपाल? योग्यताएं तो बहुत सीधी सादी हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। बस इतना ही? हाँ, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो है परंपराएं। परंपराएं? कैसी परंपराएं? एक परंपरा ये है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। अच्छा, ताकि वो निष्पक्ष रह सके। जी, ताकि वो स्थानीय गुटबाजी और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष फैसले ले सके। और उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उन्हें उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। अब सवाल ये उठता है कि इस पद पर बैठकर वो कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी अहम है और जिन पर इतना विवाद भी होता है। शुरुआत उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यकारी शक्तियों से करते हैं। कार्यकारी शक्तियों का मतलब है सरकार चलाने से जुड़ी ताकत। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, बहुमत वाली पार्टी के नेता को बुलाना और सरकार बनाने का न्योता देना। और फिर मंत्रियों की नियुक्ति? हाँ, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करना।
राज्य के सारे बड़े अफसरों जैसे एडवोकेट जनरल या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। औपचारिक तौर पर तो राज्य सरकार का हर एक काम राज्यपाल के नाम पर ही होता है। कार्यकारी शक्तियां तो ठीक है, लेकिन असली खींचतान तो अक्सर कानून बनाने को लेकर होती है। हमारे स्रोतों के हिसाब से विधानसभा से पास हुए बिल पर राज्यपाल की क्या ताकत होती है? क्या वो किसी कानून को रोक सकते हैं? हाँ, और ये उनकी सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है, जिसे हम विधायी शक्ति कहते हैं। जब राज्य की विधानसभा कोई बिल पास करती है, तो वो कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर दस्तखत करें। और यहाँ उनके पास 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्ते? कौन-कौन से? पहला, वो बिल पर दस्तखत कर दें और वो कानून बन जाए, सिंपल। दूसरा, वो अपनी सहमति देने से मना कर दें। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा, वो बिल को कुछ सुझावों के साथ एक बार फिर से विचार के लिए विधानसभा को लौटा दें। लेकिन अगर विधानसभा उसे दोबारा पास कर दे तो? तब उन्हें साइन करना ही पड़ता है। और चौथा रास्ता? आपने कहा 4 है। चौथा रास्ता ही सबसे अहम और विवादास्पद है। वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कर सकते हैं। वाह! तो एक तरह से राज्य के कानून पर उनके पास वीटो जैसी पावर है। और वो उसे राष्ट्रपति के पास भेजकर अनिश्चित काल के लिए रोक भी सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। ये सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि एक अनोखी शक्ति है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से भी ज्यादा विकल्प है। वो कैसे? राष्ट्रपति किसी बिल को किसी और के लिए आरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन राज्यपाल राज्य के बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये उन्हें केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली गेटकीपर बना देता है। जाहिर है, इस शक्ति का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक खिंचतान का कारण बनता होगा। चलिए अब उस शक्ति पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, विवेकाधिकार शक्ति यानी डिस्क्रेशनरी पावर। ये क्या बला है? विवेकाधिकार का मतलब है वो शक्ति जिसका इस्तेमाल राज्यपाल अपनी समझ और विवेक से करते हैं, बिना मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। यानी एक त्रिशंकु विधानसभा या हंग असेंबली की स्थिति में? बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब तो राज्यपाल किंग मेकर बन जाते होंगे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके यह तय करते हैं कि किस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए पहले बुलाया जाए। वो किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं और उन्हें सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कुछ हफ्तों का समय भी दे सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ी ताकत है। आपका एक फैसला राज्य की पूरी राजनीति की दिशा बदल सकता है। ये तो शायद जनता के फैसले के खिलाफ भी जा सकता है। क्या हमारे स्रोतों में इसके इस्तेमाल को लेकर कोई उदाहरण या विवाद का जिक्र है? अने स्रोतों में तो ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां राज्यपाल के फैसलों पर पक्षपात के आरोप लगे हैं। कई बार सबसे बड़ी पार्टी को न बुलाकर चुनाव के बाद बने किसी गठबंधन को सरकार बनाने का मौका दे दिया गया। ये शक्ति संविधान ने इसलिए दी थी ताकि मुश्किल समय में राज्य को एक स्थिर सरकार मिल सके, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह होता रहा है। शक्तियों के अलावा क्या उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं? कोई कानूनी सुरक्षा? हाँ, उन्हें पद पे रहते हुए कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट मिलती है, इम्यूनिटी। ये संविधान के समानता के अधिकार का एक अपवाद है। मतलब? उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, और दीवानी मुकदमा? दीवानी मुकदमा चलाने के लिए भी 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है। ये इसलिए है ताकि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। और एक आखिरी मजेदार बात जो हमारे नोट्स में है, राज्य की यूनिवर्सिटीज से राज्यपाल का क्या लेना देना? ये सबसे दिलचस्प पहलू है। राज्यपाल अपने पद के कारण राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। चांसलर? जी, और वही वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करते हैं। तो एक तरफ उनके पास राजनीतिक शक्ति है और दूसरी तरफ एकेडमिक जगत की सबसे बड़ी कुर्सी। ये तो वाकई एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि राज्यपाल का पद महज एक सेरेमोनियल या सजावटी पद बिल्कुल नहीं है। उनकी नियुक्ति से लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया में दखल देने और खासकर सरकार बनाने में अपने विवेक का इस्तेमाल करने तक वो राज्य की राजनीति में एक बहुत ही अहम और शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, वे एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक तरफ वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिन्हें राज्य की भलाई के लिए काम करना है, और दूसरी तरफ वे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि हैं जिन्हें ये देखना है कि देश का संघीय ढांचा ठीक से काम करे। इसी दोहरी भूमिका की वजह से ये पद इतना महत्वपूर्ण और अक्सर इतना विवादास्पद हो जाता है।
जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, राज्यपाल के पास राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की विवेकाधीन शक्ति होती है। जरा सोचिए, ये प्रावधान केंद्र और राज्य के संबंधों पर कैसा असर डालता होगा? क्या ये संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला एक सेफ्टी वॉल्व है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य संविधान से बाहर ना जाए, या फिर ये केंद्र के हाथ में एक ऐसा राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल किसी चुनी हुई राज्य सरकार को परेशान करने या उसके काम में अड़ंगा डालने के लिए किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।